सोशल बैकग्राउंड है, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, या मल्टी डायमेंशनल नॉलेज की अवेलेबिलिटी है, या आप स्मार्टनेस आप जो बैकग्राउंड से आपको आती है। तो जनरली क्या होता है कि एक एक एस्पेक्ट उसकी हम बात कर रहे हैं जो ट्रेंड है, कि जो रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी मीडियम में लिखते हैं, आमतौर पे उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। उसकी वजह वही है कि रिजिड होते हैं, विदाउट एनी डाउट। जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी मेंटल रिजिडिटी आपको दिख जाएगी। मेंटल रिजिडिटी का मतलब है कि जैसे आपको बचपन से यही फीड कराया गया है कि आप किताब से पढ़ेंगे, पढ़ोगे, लिखोगे, हुओगे नवाब। तो वो जो क्राइटेरिया होता है, वो जाते-जाते काफ़ी टाइम लग जाता है। और यही वजह है कि हिंदी मीडियम का आम तौर पे क्वालिफाई भी करेगा, देखेंगे आप, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अटेम्प्ट में जाकर के, क्योंकि उसको यूपीएससी की रिक्वायरमेंट समझते समझते खुद से काफी लेट हो जाती है। वो सुनते कम है इन जनरल, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम में भी जीएस में ज्योग्राफी लेता हूँ। तो इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में हिंदी मीडियम वाला सुनेगा कम, क्योंकि वो किसी ने से सुन रखा है कि यूपीएससी ऐसा होता है, वैसा होता है। जब आप उसको पिक्चर दिखा भी रहे हैं तो वो प्री कंसीव्ड नोशन से आया है कि भाई यूपीएससी इतना आसान कैसे हो सकता है, नहीं इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। जबकि सच्चाई ये है कि पढ़ने से ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत है आपको यहाँ पे। तो उस कंटेक्स्ट में क्या होता है कि आप एक मेंटल एस्पेक्ट में बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, आप रिजिडिटी होती है। दूसरी चीज क्या है कि जो स्टडी मटेरियल होता है, जो पढ़ने का कंटेंट है, चाहे वो इंटरनेट का हो या का एक्सेसिबिलिटी हो या क्वालिटी बुक्स हो, वो हिंदी मटेरियल में कम है। तीसरी चीज है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जिसे देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का हिंदी मीडियम में रिलेटिवली, हिंदी मीडियम क्वालिफाइड स्टूडेंट में भी प्रोपोर्शन काफी कम है। 160, 170, 180, 190 वाला एक आध होगा इस तरह से। की वजह क्या है कि आप हिंदी मीडियम में कोई भी क्वालिटी बुक्स अगर देखेंगे, आपको स्टॉलर स्टॉलर पढ़ना है, तो आप हिंदी में अवेलेबल नहीं होगी, आप सविंदर सिंह ही हैं। नेचुरली है, कोई टॉपिक से या एग्जाम्पल लेके या डायग्राम को मल्टीपल जगह से लाके रखता है, और आप एक बुक से पढ़ते हैं। तो और टीचर्स भी अगर हिंदी, जो एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम के टीचर्स होते हैं, मेरी समझ से उतने क्रिएटिविटी नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वो भी मल्टी मतलब लैंग्वेजेस में या इंग्लिश के खास के जो क्वालिटी बुक्स है वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उस वजह से लैंग्वेज में, जो रीजनल लैंग्वेज में जो लिखते हैं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अब ये बात आती है कि क्या आप क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके हिंदी में लिख सकते हैं? अगर बच्चा ऐसा है तो वो परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर करेगा। कि कई सारी चीजें ऐसी होंगी, जैसे इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट की बात करें, आप आईआर की बात करें या करंट अफेयर्स की बात करें, तो जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल होगा दैट वुड बी फार फार बेटर इन इंग्लिश। एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि जब मीडियम की अगर आप बात करते हैं, तो मीडियम एज सच इज नेवर ए क्राइटेरिया एज फार एज राइटिंग आंसर इज कंसर्न। अगर आप किसी चीज को इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, और किसी चीज को हिंदी में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है, कई बार देखते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से नहीं लिख रहे हैं। मैं हर एक स्टूडेंट को एक टास्क देता हूं कि तुम 2 दिन ट्राई करो। तुमको लगता है कि कोई चीज बहुत अच्छी पढ़ चुके हो, तुम हिंदी में हमको लिख के दिखा दो, नहीं लिख पाओगे। अब वो चूंकि इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो वो दिमाग में आ गया है कि हम चूंकि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम इंग्लिश में आंसर नहीं लिख पाते हैं। नहीं, आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, आपको आंसर का फॉर्मेटिंग पता नहीं है, आप उसमें दिमाग जो जो मसल मेमोरी होती है, मेंटल मेमोरी के साथ साथ आपने उसको तैयार नहीं किया है, इसलिए आप आंसर नहीं लिख पाते हैं। ना कि मीडियम कभी भी बाधा नहीं होगा, आई कैन बेट ऑन दैट। हाँ, आप साफ नहीं जानते अंग्रेजी तो अलग सी बात है, लेकिन आप काम चलाओ भी अंग्रेजी जानते हैं। आप एनसीईआरटी थोड़े ढंग से पढ़ लेते हैं, एक पेज में आपको अगर 1000 वर्ड है तो उसमें 4, 5, 10, 15, 20 मिलता है जिसकी मीनिंग नहीं आती है, आप आराम से आंसर इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो मीडियम इज नेवर अ बैरियर। सेकंड क्वेश्चन है, हम अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल लेते हैं तो स्कोरिंग कैसी रहेगी, साथ में कौन से सब्जेक्ट ऐड करें, कुछ बुक सजेस्ट करें। अब इसमें पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें,
तो ट्रेंड अच्छा है, इस बच्चे को ये भी पता नहीं है कि एक ही ऑप्शनल होता है, एक ही ऑप्शनल है, हाँ, साथ में कुछ ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। ये बुक्स आप थोड़ा सा शमीम, थोड़ा सा पॉलिटिकल बता के, फिर शादान अगर है पॉलिटिकल साइंस से दिया, ये अगर कुछ बुक्स हाँ बता सके, बता सकते हैं। अच्छी बुक। हाँ, तो ये मतलब कि एक बार शादान, पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट ऑप्शनल कैसा रहेगा, बुक्स बता दो, फिर शमीम उसका एनालिसिस कर देगा मार्क्स। शादान अनम्यूट करो। हाँ, आवाज आ रही है अब? हाँ, आवाज आ रही है, हाँ। पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रखें जब आपको इंटरेस्ट हो पॉलिटिकल साइंस में, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जो पॉलिटिकल थॉट वाला पोर्शन है वो ड्राई है थोड़ा। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इंडियन पॉलिटिक्स बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, और लेकिन जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल थियरी है उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल चुके हैं, बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी होगी। इंटरेस्ट आ गया तो पॉलिटिकल साइंस बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि लेटेस्ट 4-5 साल से सिर्फ मैंने नहीं गौर किया, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट रहा ये सब्जेक्ट, और ने बहुत ज्यादा हाई स्कोर कर दिया कभी, और ने बहुत खराब स्कोर किया पिछले, अगर 20 साल का ट्रेंड मैं बताऊं आपको। हमारे बैच में तो खैर फर्स्ट सेकंड दोनों टॉपर पॉलिटिकल साइंस के थे। क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस स्टार्ट होता है मेंस का पॉलिटिकल थ्योरी के साथ, स्टेट और सोवरेंटी, ये जो टॉपिक्स हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गाबा और एमपी शर्मा बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है शुरू करने के लिए, और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी किताबें हैं दोनों। पॉलिटिकल थॉट आपको अगला स्टेप होगा इसमें, जिससे कंपलसरी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सीएल वेपर बहुत कंसाइज और बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी बहुत प्यारी किताब है सीएल वेपर। और डिटेल में जाना है तो जॉर्ज एच सबाइन की किताब है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पे, अच्छी किताब है। हिंदी मीडियम में विष्णु भगवान ने ठीक ठाक लिखा है, समझा देता है आपको कि क्या पॉलिटिकल थिंकर्स कहना चाह रहे हैं। और उसके आगे आप आइएगा, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ थियरीज के लिए तो आप किताब पढ़ लें। हमारे टाइम पे परकिंस की किताब थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, और एक जवाहर बुक डिपो ने छापी हुई थी, नाम अभी जहन से उतर रहा है, मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा अभी। वो मतलब जीएस वाले लोग भी पढ़ते थे, इतनी इंटरेस्टिंग किताब थी वो। तो वो किताब प्रकाश इस तरह से मैं भी लिख दूंगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन का आपका पोर्शन कवर हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में बिल्कुल नंबर नहीं आएगा आपको अगर आप उसको करंट इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक नहीं करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन लिखना है तो आप डिप्लोमेसी के बारे में लिखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे गाइड करता है इंटरनेशनल रिलेशन को लिखेंगे, लेकिन करंट सिनेरियो क्या है, कौन सी विजिट्स हुई, क्या एग्रीमेंट साइन हुआ, उसका एनालिटिकल एस्पेक्ट क्या है, उसकी जियो पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है, जैसा शमीम ने ज्योग्राफी में बताया, और बहुत ऑथोरिटेटिवली अच्छी बात बताई कि बाकी सब्जेक्ट में भी इंटरलिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जिसको शमीम बता रहे थे मैं उसके लिए और एक टर्म यूज करता हूं कि एक्स्ट्रापोलेट कर पाते हैं कि नहीं आप। आपको अगर कहा गया इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके खुद से आप निकालें कि ये रिलेशन पॉलिटिकल भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा, कल्चरल भी होगा, और इंडिया पाकिस्तान के केस में कार्टोग्राफिक भी होगा, इंडिया चाइना के केस में भी कार्टोग्राफिक भी होगा कि मैप पर क्या झगड़ा है इनका। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हो गया। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट आपका टॉपिक है, और इसमें भी करंट अफेयर्स आपको मेजर पार्ट अदा करेगा। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए पॉल ब्रास ने लिखा है सबसे अच्छी किताब, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो पॉल ब्रास की किताब को तो बाइबिल की तरह पढ़ जाइए, खूब अच्छे से नॉवेल की तरह लगेगी आपको। और उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में आप रजनी कोठारी को पढ़िए, जिससे आपको इंडिया का जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है वो समझ में आएगा बहुत अच्छे से।
पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी एक बल्कि टॉपिक अलग से है। रजनी कोठारी आपको कास्ट सिस्टम वगैरह को समझने में मदद करेंगे। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के लिए आप अली अशरफ की किताब पढ़ें। अली अशरफ किताब का टाइटल ही पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। और एक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक थीम आता है, जिसपे एक किताब है, दो या 3 चैप्टर का, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। तो मुझे लगता है इतनी किताब आपको स्टार्ट करने के लिए काफी है, जिससे आप बैठ के 5-10 साल के क्वेश्चन निकाल के आंसर करेंगे जब, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि ये वाला थीम जो है हमें किसी टॉपिक में नहीं मिला या मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल मेल डाल दें आप ये शहनवाज कासिम साहब के इस ब्लॉग पे, या लिंक यूट्यूब लिंक पे, या हमें लिख दें, तो आपको, मुझे खुशी होगी कि पर्सनली आपको वो सारी डिटेल्स और देने में। शुक्रिया। बहुत ही अच्छा शादान, मैं ये मतलब कि गुजारिश करूंगा आपसे कि आप जितनी किताबें का नाम लिखे वो जरा किताबों का नाम अगर चैट बॉक्स में आप टाइप कर दो तो हमेशा के लिए बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। दूसरा, आप अपना ईमेल भी दे दीजिए। मैं भी जो बच्चे ज्योग्राफी में करना चाहते, शमीम साहब तो हैं ही, और बाकी जनरल चीज के लिए ही इज अ मास्टर। अगर स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में आप करना चाहते हैं तो शादान ज़ेब खान साहब अपना ईमेल देंगे, उनसे मतलब कि आप कोऑर्डिनेट कीजिए तो वो पॉलिटिकल साइंस में आपको बिल्कुल गाइड कर देंगे। अब शमीम, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा भाई कि जो आपने कहा कि जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज को अगर इंग्लिश में किताब पढ़े, आप पढ़ के फिर अपने लैंग्वेज में लिखे तो बहुत फायदामंद होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप अगर दूसरी लैंग्वेज जानते, इंग्लिश जानते, तो आप पढ़िए, उससे आपका विजन वाइडर हो जाता है। तो शमीम, ये दैट वाज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर दोज हु आर राइटिंग इन रीजनल लैंग्वेज। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो शमीम मैं चाहूंगा कि हर किसी पे ध्यान दिया जाए। एक का जो पहले क्वेश्चन था कि केमिस्ट्री ऑप्शनल कैसा रहेगा, कि शुरुआत में तुमने केमिस्ट्री को ही से ही डरा दिया, तो इनका ये हमको लगता है ये साहब केमिस्ट्री ही लेना चाहते हैं। तो ये पूछना चाहते हैं भाई केमिस्ट्री का क्या फ्यूचर है, केमिस्ट्री की बातें क्या किया जाए इस पे, मतलब कि आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ बता दो अगर तुम्हें मालूमात हासिल। केमिस्ट्री में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हमने मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं डायरेक्टली नॉर्मली किसी ऑप्शनल में मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री इज वन सच ऑप्शनल जिसमें मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल मत लो। उसकी 2 वजह है। बहुत बुरा ट्रेंड है इसका। बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट जो है उसमें हम देखे हैं कि सिर्फ ऑप्शनल की वजह से क्वालिफाई नहीं किया है। केमिस्ट्री का अगर ट्रेंड देखें आप, तो हम अच्छे अच्छे स्टूडेंट को देखें, आईआईटीएंस को देखे हैं, केमिस्ट्री रख के वो क्वालिफाई केमिस्ट्री की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया। और टाइम इतना ज्यादा लगता है केमिस्ट्री में, या फॉर दैट मैटर अनलेस अंटिल यू आर वेरी एक्सेप्शनल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, साइंस वाले स्ट्रीम को तो आप पकड़िए ही मत। मैं वही बोल रहा था शुरुआत में ही कि कई बार क्या होता है कि आप एक किसी सब्जेक्ट से इतना लव हो जाता है आपको, जो इंटरेस्ट वाला मिथ वहां पे बहुत आ जाता है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में। भैया इंटरेस्ट है, लेकिन आपको बीट किसको करना है ये देखें। ह्यूमैनिटीज में एडवांटेज क्या हो जाता है, जैसे ज्योग्राफी में 500 लड़के बैठे हुए हैं, तो 500 स्टूडेंट की जब कॉपी जा रही है एग्जामिनर के पास, आपने थोड़ा बेहतर कर दिया, थोड़ी क्रिएटिविटी ले आए, तो आपको मार्क्स थोड़ा बेहतर मिल गया। मैथमेटिक्स में आपको किससे कंपटीशन है, देखिए तुर्रम खां सबसे है, बिल्कुल 5 IIT 6 7 8 लोग हैं, 8 के 8 IITian है, टॉप ब्रास है, सब कुछ है। तो उसमें मार्क्स का जो एस्पेक्ट होता है, एग्जामिनर बिल्कुल नीचे पे ले आता है अगर आप थोड़ा सा कम होइए। और जब कम स्टूडेंट होते हैं तो कंपटीशन टफ होता है, और अमाउंट ऑफ टाइम विच इज सपोजिटली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट साइंस सब्जेक्ट्स, उतना अगर आप कम कर दें इधर तो इधर ले आए तो आपको जीएस में भी फायदा हो जाएगा। क्रिएटिविटी के स्कोप बहुत कम है, और पिछले अगर 5-7 साल 10 साल में खास करके देखें तो आपको टॉपर के 15-20 में देखें तो आपको साइंस वाले हार्डली 1 आध 2 मिलेंगे। तो वो ट्रेंड दिखता है कि साइंस सब्जेक्ट्स विच यूज्ड टू बी वेरी स्कोरिंग is no more scoring nowadays. But if you are exceptional in that particular subject, please go ahead. शमीम, मैं काफी मतलब कि इत्तेफाक रखता हूँ तुम्हारी बातों से। इनफैक्ट जो सबसे डरावना सब्जेक्ट मेरे लिए था तो कम से कम केमिस्ट्री थी। केमिस्ट्री हम लोग भी, तो मैं भी मैथ्स में तो एक्चुअली मुझे आज तक, अब ये बात अलग है जो केमिस्ट्री जानते, पर मैं जस्ट एक लाइटर वेन में कहता हूँ कि यार IUPAC सिस्टम, यूपैक सिस्टम समझने के लिए ही मुझे 3-4 लोगों के पास जाके बैठना पड़ा, जब मैं 12th की बात बता रहा हूँ।
तो है, मतलब कि वो बात तो है, पर जिनको एक्सेप्शनल कर सकते हैं। अब रही बात जो सबसे वेरी सिंपल क्वेश्चन विच एवरीबडी आस्क्स टू मी एंड दे विल आस्क टू यू आल्सो एंड टू एवरीबडी, इवन शादान कैन इंटरवीन आफ्टर शमीम हैज स्पोकन. What is the subject which is the shortest in syllabus and the highest in marks? 3 points है. Shortest in syllabus, easiest compete कर सकते हैं, highest number of selections होता है, average over the years, और मतलब कि इंटरेस्टिंग भी है. ऐसा बताइए गुण जो हमको इंटरेस्ट, कुछ नहीं, हम एक प्रोफेशनल है, हम ऐसा रास्ता में जाना चाहते हैं, ऐसा प्रोफेशनल जो हम जल्दी पहुंच जाए, ज्यादा प्रॉब्लम से ना पहुंचे, सुहाना सफर भी हो. तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है? इज देयर एनी सब्जेक्ट लाइक दैट व्हिच फुलफिल्स दिस क्राइटेरिया? ऐसा लेमैन इफ आई एम आस्किंग. शमीम, देखिए, सबसे जो इजी है सब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट है और स्कोरिंग है, वो यूपीएससी ने उस सब्जेक्ट को बाहर निकाल दिया है, पाली था. सही. अब आ जाते बहुत हैं अच्छी खबर है. कुछ सब्जेक्ट जैसे अभी अगर पिछले 2-3 साल 4 साल से देखें, आफ्टर द कंप्लीट डिबैकल और डाउनफॉल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा उभर के आया है. अब एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि सिलेबस शॉर्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, टू द पॉइंट लिख दीजिए, आप रट्टा मार के चले जाइए, आपको आ जाएगा. लेकिन अगर आप इस साल लिख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, अगले साल लिख रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि इस साल 360 लाए हैं और अगले साल आपको 170 आ जाए. तो वही होता है कि म्यूचुअल फंड है ये सब. एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सब्जेक्ट म्यूचुअल फंड है जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो दे फ्लक्चुएट अ लॉट. और मेरा कोई भी अपना बंदा होगा, आई वुड सीरियसली नॉट इन्वेस्ट इन देम अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, अगर अनलेस अनटिल आपका सॉलिड बैकग्राउंड है. फिर एक साइकोलॉजी में बहुत तोप हैं आप, तो एक आध स्टूडेंट तो क्वालिफाई करता है, तो इट शुड बी यू, तब आप जाइए. उसके बाद आता है जो सब्जेक्ट जो जिसको आप एवरग्रीन सब्जेक्ट कह सकते हैं, जो आपको कभी आमतौर पे बुरा नहीं बनाएगा. उसमें आता है हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, और जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह भी एक्सेप्शनल लोग अच्छा कर जाते हैं. लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो है जिसको सदाबहार कह सकते हैं आप, कि अब इसमें क्या होता है कि कई बार आपको जैसे स्टैटिस्टिकल लाई जिसको बोलते हैं वो दिखता है. अब स्टैटिस्टिकल लाई क्या है कि हिस्ट्री में आएगा कि सिर्फ 6% लोग क्वालिफाई किए. अब हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिस्ट्री से लिखते हैं. हर साल देखेंगे तो कम से कम 50%, 40 to 50% हिस्ट्री से होगा. और सेकंड थर्ड नंबर पे जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, लिखने वाले कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो आपको ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी में आ जाएगा. तो जब हम बात करते हैं इजीएस्ट वे की, और इंटरेस्टिंग भी हो, इजीएस्ट भी हो, स्कोरिंग भी हो, ये वैसा ही सवाल है कि मुझे एक बीवी ढूंढ के लाइए जो बहुत खूबसूरत भी हो, लंबी भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, सीरत भी उसकी बहुत अच्छी हो, सास ससुर की बहुत सेवा भी करे, मुझे बदन में दबाए भी, सर में कभी दर्द हो तो तेल भी लगा दे. अब बताइए, ऐसी बीवी एग्जिस्ट करती है? हम लोग तो एक्सपीरियंस वाले हैं. और कोई डिमांड भी नहीं करे. कहाँ? कोई डिमांड भी नहीं करे. कोई डिमांड भी नहीं करे. तो ये एक्सेप्शनल चीजें हैं. तो सब्जेक्ट की जब आप बात करते हैं तो देयर इज नो शॉर्टकट एज सच. अब आप अपने आप को 4-5 अवेलेबल ऑप्शनल में 6 जो भी आपको कंसिडरेशन में है उसमें लेकर के जीरो डाउन कीजिए 1, 2, 3 पे. फिर उसमें हेल्प लीजिए कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल क्या है. जैसे कोई भी बच्चा अगर इस तरह की बात करता है कि हमको इन 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो हम डायरेक्टली कभी उसको नहीं कह सकते हैं कि ये वाला ले लो. मुझे नहीं लगता है, अनलेस अनटिल ये केमिस्ट्री और सोशियोलॉजी की बात हो. अच्छा, हाँ शमीम, तो इसमें वो केमिस्ट्री वाले साहब ही पूछ रहे थे क्या ज्योग्राफी ले सकते हैं? एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट ज्योग्राफी ले सकता है क्या? बिल्कुल लेना चाहिए. जो साइंस बैकग्राउंड का है, आप देखिए जितने भी आईआईटीएन होंगे, जब भी स्विच करते हैं ह्यूमैनिटीज पे 90-95% ज्योग्राफी लेते हैं. उसकी वजह है कि इसमें साइंस टच है, और साइंस वाले को ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सिंपल सा कोरिलेशन है कि टेम्परेचर का रिलेशन प्रेशर से, प्रेशर का रिलेशन रेनफॉल से, विंड से, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से है. इवन अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में चले जाइए तो मिनरल्स है. जैसे अब कहाँ पे मिनरल्स मिलता है,
अब जैसे मेटेलिक मिनरल्स की हम बात करते हैं, 2 मिनट यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि एक लेमैन अभी के अभी समझ जाएगा, लैंडफॉर्म देखते हुए आपको पता चल जाना चाहिए कि मिनरल्स यहाँ पे मिलेगा। अब जैसे एक पहाड़ हम बनाते हैं, सपोज की पहाड़ क्या होता है, पीक लाइक फीचर है लंबा सा। अब इसमें अगर हम देखें तो ऊपर से पीक से लेके बेस तक, सी लेवल तक आ जाएं, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिनरल्स होंगे। and any mountain is formed because of accumulation of magma, और magma is aggregate of minerals, molten rock material, rock is aggregate of minerals। तो मैग्मा के अंदर बेसिकली मिनरल्स, वैरायटी ऑफ मिनरल्स होते हैं। अब मैग्मा कहीं पे एक्यूमुलेट हुआ यहाँ पे, तो जब वो कूल होके सॉलिडिफाई होगा तो सबसे डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाला मिनरल जो होगा नीचे बैठेगा और लाइट वाला सबसे ऊपर होगा। तो जब आप मिनरल चाहते हैं, मेटेलिक मिनरल चाहते हैं, तो यू हैव टू रीच ऑन द बॉटम। तो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्लेटू में मेटेलिक मिनरल्स होगा और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वहीं पे पाई जाएगी। तो जैसे अगर आता है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करें, तो देयर इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट इनटू इट व्हिच ए स्टूडेंट ऑफ साइंस कैन ऑलवेज अप्रिशिएट। मुझे खुद ज्योग्राफी अच्छी इसलिए लगी थी कि चूंकि उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट है, जिसमें साइंटिफिक टच है, जिसमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ऐसा नहीं होता कि औरंगजेब को कोई वन ऑफ द बेस्ट किंग बता रहा है और कोई वर्स्ट किंग बता रहा है, कोई उसको बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव बता रहा है, कोई बोथ ऑफ देम हैव देयर आर्गुमेंट्स एंड एट देयर पॉइंट दे कैन बी ट्रू और करेक्ट। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम जब भी देखें, तो जब भी ऑप्शनल की बात करते हैं जो साइंस बैकग्राउंड का आता है, so they always switch over to subjects like geography, economy, but economic becomes far technical। अच्छा शमीम, एक ये भी है कि ज्योग्राफी आजकल हाई स्कोरिंग नहीं है, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, क्या सही है? कितना हद तक ये स्टैटिस्टिकली सही? अब जैसे अगर इसी साल की बात करें तो मेरे जैसे इस साल ऑप्शनल में जनरली बहुत कम मार्क्स आए हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो मेरा कम से कम 3 स्टूडेंट ऐसा है जिसको 280 से ऊपर है, जिसमें से एक को 314 है, उसके बाद 254 से ज्यादा। अब हाई स्कोरिंग का मतलब क्या हुआ कि आपकी औकात अगर किसी और सब्जेक्ट में 300 लाने की है, आपको ज्योग्राफी में 250 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं ज्योग्राफी आपके लिए हाई स्कोरिंग नहीं है। लेकिन आप अगर नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखिए तो टॉप 20 में ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी साल भी ऐसा नहीं होगा कि 5, 6, 7, 8 ना हो। तो हाई स्कोरिंग नहीं है तो वो टॉप में कैसे आता है? अगर 2017 का देख लीजिए 5th रैंकर है, 2018 का देख लीजिए 3rd रैंकर है, इस बार का एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, 7th या 8th रैंकर ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डुबाएगा नहीं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सारे स्टूडेंट तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो जाएंगे, सिंपल सा मैं रियल पिक्चर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डुबाएगा नहीं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और ज्योग्राफी ऑप्ट करते हैं एज कंपेयर टू सोशियोलॉजी, आई कैन गारंटी कि आपको ज्योग्राफी में सोशियोलॉजी से ज्यादा मार्क्स आए। ये बात तो मैं भी मानता हूं, क्योंकि सोशियोलॉजी में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो लिखने का और थिंकिंग को मिला के बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं कहीं। ज्योग्राफी इज ऑलमोस्ट अ साइंस, एक्चुअली इट्स अ साइंस। ह्यूमैनिटी से ज्यादा ये एक्चुअली मतलब कि एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है। उसमें बहुत सारी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की चीज नहीं, जो चेंज एवरीडे चेंज नहीं होता है। सोशियोलॉजी में एवरीडे चेंज होता रहता है सोसाइटी। पार्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट। हाँ, स्टैटिक सब्जेक्ट है। और शादान के लिए क्वेश्चन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो तुमने कुछ बताया शमीम की उसके बारे में मैं आऊंगा। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया जाए कि नहीं लिया जाए? एक साहब ने पूछा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहे। वो मैं ही बता देता हूँ। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेंड बहुत बुरा है। इनफैक्ट शमीम, मैं भी बता देता हूँ एक फैक्ट, इसमें एक वाकया बता देता हूँ जो शमीम और तुम भी जानते हो। मेरा एक बहुत खास दोस्त था हमदर्द स्टडी सर्किल में, जब तैयारी कर रहे थे हम लोग, और वो 3 अटेम्प्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दे चुका था और प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर रहा था। मैंने उसको मोटिवेट किया कि भाई पॉलिटिकल साइंस रख ले, और पहला अटेम्प्ट दिया पॉलिटिकल साइंस से उसने और प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा डाइसी है बेसिकली। अरे भाई, मैं खुद अपने बारे में बताऊं, 97 में पहले मैं पब्लिक एड ही लिया था,
4 क्लास करने के बाद मुझे लगा कि या तो घर चले जाऊं या इससे नहीं होना है। जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन मैंने 97, आज भी मुझे डेट याद है, जुलाई 28 या 29 जुलाई को मैंने पटना में डिसीजन लिया कि मुझे सोशियोलॉजी लेना है, मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सालों साल तक कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। वो डिसीजन लिया तो मेरा सिलेक्शन है, तो हालांकि बहुत डिफिकल्ट, अब चूंकि जो पब्लिक एड में है उनको मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा। अब उसके लिए शायद जब प्रॉब्लम तुमने बताया तो सोल्यूशन भी बता। देखिए, हर सब्जेक्ट के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स हैं, और ऐसा नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राइट ऑफ कर देना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सब्जेक्ट है, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, 94 में मेरा ग्रेजुएशन है, पिछले 5-7 साल में टॉपर, सेकंड टॉपर 1 to 10 में 4-5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होते थे। हमारे कॉलेज से विश्वनाथ सिन्हा भैया मतलब पब्लिक एड से ऑल इंडिया 7th रैंक लेकर आए थे, और उन्होंने हमें बहुत धमकाया था कि पॉलिटिकल साइंस छोड़ दो अगर सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है। मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो ये कि कहीं न कहीं जो आपको रोल परफॉर्म करना है सिविल सर्विसेज में, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वही चीज है बेसिकली। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादातर मैंने देखा है कि पॉलिटिकल साइंस वाले स्विच ओवर करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे करते थे, हमारे अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। तो खराब सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। आप जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो डे टू डे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप देखते हो डे टू डे, इंडियन पॉलिटिक्स देखते हो डे टू डे, उसी का एडमिनिस्ट्रेशन वाला एस्पेक्ट है। तो ये इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, आप 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो मेंस के, और लेकर जाते हो किसी टीचर के पास जो सिविल सर्विसेज से कंसर्न्ड है, वो कहता है कि ये आपका 60-70% मार्क्स देगा आपको ये आंसर, तो आप समझिए कि आप राइट ट्रैक पे हैं। और जो 2-4 लोग पब्लिक एड से शुरू में क्वालिफाई करेंगे, 150 में होंगे, 1-2 उसमें आप भी होंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा डाइसी हुआ करता था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एज एन ऑप्शन, बहुत ज्यादा डाइसी था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप बहुत टाइम लगा चुके हैं, बहुत क्लैरिटी है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप आंसर वगैरह लिख के 2-4 साल के 2-3 टीचरों को असेस करा लीजिए, एक बार डेटा देख लीजिए यूपीएससी का कि अभी पिछले 10 साल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सक्सेस रेशियो क्या है। अब तो हर चीज आरटीआई पे और वेबसाइट पे अवेलेबल है, और फिर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। नहीं, बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट इन्फॉर्म डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स इसमें काफी हेल्प करेगा, क्योंकि एक्सपर्ट से तो हम लोग सुन चुके हैं। ये खास करके सिर्फ पब्लिक एड के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आपका अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, तो मेरे तरफ से यह सजेशन रहता है कि लाइफ में एक रिस्क अलग से लिया जाए। चेंज ऑफ सब्जेक्ट भी कभी कभी इंसान को बहुत हेल्प करता है, एक न्यू डायमेंशंस देता है थिंकिंग कैपेसिटी को, और न्यू विजन देता है। तो मैं समझता हूं कि अगर लास्ट अटेम्प्ट है या फिर इसके बाद आप नहीं देना चाहते, तो एक अटेम्प्ट में चेंज कर लेना चाहिए सब्जेक्ट को, नथिंग हार्म अबाउट इट। और इसी इससे वसीम, आपका क्या ख्याल है इस पे? कुछ बात करना चाहेंगे आप ये चेंज ऑफ सब्जेक्ट पे कोशिश करते करते भी नहीं हो रहा है, या पब्लिक एड पे? जी, मेरा एक सवाल भी है इसी में कि आप हमसे तो मत सवाल कीजिए, शादान साहब और इनसे सवाल कीजिए, शमीम साहब से। जी जी जी, हाँ, शमीम भाई से ही सवाल है। और कि जैसे एक सब्जेक्ट को चुनने का एक क्राइटेरिया तो ये है कि ट्रेंड किसका ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हर स्टूडेंट का टेम्परामेंट, हर स्टूडेंट का मिजाज अलग होता है, हर स्टूडेंट के समझने और सब्जेक्ट की मैचिंग थोड़ा सा कई मर्तबा अलग होती है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि सब्जेक्ट ज्योग्राफी में ज्यादा अच्छा कर सकता है स्टूडेंट, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस लेके रखता है या इकोनॉमी में कर सकता है, मतलब जिसमें वो अच्छा कर सकता है वो सब्जेक्ट नहीं चॉइस किए हुए है, वो दूसरा सब्जेक्ट में वो मेहनत कर रहा है। तो स्टूडेंट राइट चॉइस करे सब्जेक्ट का, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? मेरी बात शमीम अगर बताइए आप। मैंने वही शुरुआत में ही बात करी थी कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट है, स्कोरिंग है। तो अब आपको इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग, जैसे सब्जेक्ट किस में कंफ्यूजन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब सपोज कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में कंफ्यूजन है,
आराम से पॉलिटिकल साइंस को पढ़िए, सोशियोलॉजी को पढ़िए, चूंकि दोनों का पढ़ा हुआ कभी आपका बेकार नहीं जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स को जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है, आइडिया नहीं है कि स्कोरिंग है कि नहीं है, आप उस या तो फिर अटेम्प्ट बर्बाद करके समझिए या फिर उससे पहले समझिए। दो लेवल है। जैसे शाहनवाज भाई ने कहा कि भाई अटेम्प्ट्स दे करके लास्ट अटेम्प्ट भी अगर लगता है आपको कि उससे क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप चेंज कर लीजिए। तो या तो अटेम्प्ट बर्बाद करके समझिए या पहले समझ लीजिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले समझने के लिए ये है कि जब आप 2 सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, 3 सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, तो आप 3 सब्जेक्ट में या 2 से ज्यादा में है तो सबसे पहले तो आप 2 पे आइए, वो बहुत आसान है। आप जीएस के लिए उस एरिया पढ़िए, जीएस में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है सपोज कि जो सब्जेक्ट का, तो थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे लीजिए। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए, कोई एक एरिया, जैसे सपोज कीजिए अगर ज्योग्राफी में कंफ्यूजन है किसी को, आप ज्योमॉर्फोलॉजी पढ़ लीजिए। ज्योमॉर्फोलॉजी पढ़ने में 3 से 4 दिन लगेगा। ज्योमॉर्फोलॉजी के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, आप उसमें अपना परफॉर्मेंस देखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, आंसर की फॉर्मेटिंग सोचने की कोशिश कीजिए, और उसी कंटेक्स्ट में आप सोशियोलॉजी पे चले जाइए। सोशियोलॉजी का कोई एक सेक्शन जो जनरली टफ माना जाता है उसको उठाइए, ज्योग्राफी का भी जो टफ माना जाता है उसको उठाइए। तो अगर आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए 20-25 दिन या 1 महीने का भी एक्सक्लूसिव टाइम लगता है, तो मेरी समझ से इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग, ताकि बात जी जी जी। हाँ, नहीं सर, पूरी कर लीजिए आपने बात जी, उसके बाद बोलिए। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि उसको स्टूडेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं कि कौन इतना देने जाए। अब उसमें क्या है, कई सारे, और दूसरा क्या है, कई सारे बच्चों की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है किसी ऐसे लोगों के साथ जो उसको जेन्युइन गाइड कर सके। अब मेरे पास आएगा तो मैं उसको कन्विंस करूंगा ज्योग्राफी ले लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टीचर के पास आएगा तो उनको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो। तो उसके लिए थोड़ा इंडिपेंडेंट ये जरूरी है कि कोई ऐसा बंदा हो जो जानकार भी हो। तो आज अपने यहाँ अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा फ्रीली अवेलेबल जो है वो सजेशन है। आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी सजेशन देने बहुत सारे लोग चले आते हैं। खुद 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट में कभी जिंदगी में मेंस क्वालिफाई नहीं किए हैं, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिसिटी से, चूंकि बाबा वाला जो कॉन्सेप्ट अपने यहाँ बहुत ज्यादा है कि भैया जो बहुत एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज का, उसको वो बता रहे हैं। अब वो हो सकता है उन्होंने 2000 में दिया हो, 1990 में दिया हो, उनको आज भी पता हो कि रॉय स्टडी सर्किल सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो वैसे लोगों से आप अवॉइड करें। सेल्फ असेसमेंट with certain inputs, but self-assessment and final decision must be rest upon you yourself as a student. बिल्कुल। मैं शमीम, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लास्ट डिसीजन आपको ही लेना है, किसी बाबा पे नहीं छोड़ देना है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जाते हैं, बैठते हैं, बड़ा मुतासिर होकर निकलते हैं, फिर कोई बाबा पकड़ लेता नेक्स्ट हफ्ते तो उनसे मुतासिर होकर निकलते हैं। तो पूरे जिंदगी वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। आज के जमाने में तो पूरा इंफॉर्मेशन नेट पे, हम लोग के जमाने में तो इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, वो बाबा ही इंफॉर्मेशन हुआ करते थे। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो जो बोलते थे उसी को हम लोग आरटीआई समझते थे। आप खुद एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं इस पे गौर फिक्र करके। शादान, आर यू देयर? और आजकल ये है ना कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो आपको आंसर राइटिंग का मौका देते हैं, जो कई सारे स्टूडेंट्स का आंसर राइटिंग, कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट का। हम लोग के टाइम में क्या था, कुछ भी नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बुक से पढ़िए या बाबा से बात करिए। तो आज भी स्टूडेंट को वही चलन है, जबकि आपके पास सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल। और अगर जैसे क्या होता है, 2 अटेम्प्ट आपने ले लिया है, कई बार हम देखे, अभी मेरा 3-4 स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि आईआईटी पास आउट है, अच्छा खासा जानने वाला, जीएस में पढ़ा है हमसे, वो सोशियोलॉजी रखे हुआ है और 3 बार इंटरव्यू दे रहा है और स्टक है मार्क्स पे। अब ऐसे स्टूडेंट को क्या बोलिएगा? अब उसको कई बार बोलते हैं कोई भी तुम सब्जेक्ट छोड़ दो, ऑप्शनल छोड़। ऑप्शनल में क्या आ रहा है, 250, 260, 255, 265। 3 अटेम्प्ट पढ़ने के बाद अगर आप स्टक हैं तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शनल आपके लिए सूटेबल नहीं है, चाहे दुनिया का सबसे बढ़िया ऑप्शन क्यों ना। या तो आप रिस्क लेना पड़ेगा, या आप 300 के पास जाना चाहते हैं, या कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनिए, हो सकता है वो 300 दे दे तो क्वालिफाई कर जाए आप, और नहीं तो 200 भी दिया तो क्या फर्क पड़ा, ऐसे भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वैसे भी नहीं कर रहे हैं। तो रिस्क लेने की। अच्छा शमीम, ये
लिटरेरी सब्जेक्ट्स अभी भी अवेलेबल है ना, लिटरेरी सब्जेक्ट्स? हाँ हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। लिटरेचर, उर्दू रखिए, मेरी उर्दू समझ से लिटरेचर तो सबसे हाँ, तो बढ़िया सिर्फ सब्जेक्ट। उर्दू रखिए भाई। हाँ, तो उसमें सिर्फ पाली निकाल दिया गया है ना, तो हाँ, बाकी मतलब कि सब्जेक्ट्स कौन से स्कोरिंग है लिटरेरी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो कौन सा लिटरेरी सब्जेक्ट्स उर्दू रखिए, ट्रेंड क्या है? कन्नड़ रखिए, मराठी रखिए, गुजराती रखिए, तमिल रखिए, तेलुगु रखिए, कुछ भी रखिए, आपको दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स आए। सही। लेकिन अच्छा। एक ही क्राइटेरिया है उसके लिए कि हल्के में आपका मत थोड़ा लीजिएगा। लिटरेरी टेस्ट होना चाहिए। आप हम्म। बादल देखें तो उसमें महबूबा के बाल नजर आने चाहिए आपको, बस इतना सा क्राइटेरिया है। आप अगर बारिश गिरते हुए देखें तो कुछ आपको शेक्सपियर याद आए, गालिब याद आए। जो लिटरेरी टेस्ट होता है, बहुत ड्राई आदमी है तो आपके लिए फिर लिटरेचर नहीं। अदरवाइज जो लिटरेचर रख सकता है वो हमेशा लिटरेचर ही रखे। अच्छा शमीम, अगर मैं तीनों आदमी से पूछूं, पहले मैं शादान से शुरू करता हूं कि हिरार्की बताइए भाई, मैं जानना चाहता हूं नंबर 1 2 3 4 बाबा के स्टाइल में, कि सब्जेक्ट चूज करना है तो कौन सा नंबर 1 चूज करना चाहिए, सेकंड, ऐसे करके 5 चीज आप गिनवा दीजिए टॉप हिरार्की में जो हमारा काम हो जाए। शादान। देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है मेरे हिसाब से वो कम से कम 3 साल मंसूबा है। आपको अपना 3 साल का सोच के चलना चाहिए कि 3 साल मुझे इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छी किस्मत है, हर चीज आपके मुताबिक हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। तो 3 साल मंसूबे के लिए सब्जेक्ट ऐसा लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट जरूर हो, कि आप किताब पढ़ते पढ़ते थक गए, आपने पेपर उठाया, वहां भी कुछ लिंक मिल गया, आपने मैगजीन उठाया, वहां भी क्लिक कर गया आपको वो सब्जेक्ट, और आपको इंटरलिंक हुआ और रिमाइंड हो गया, पूरा सब्जेक्ट याद हो गया दिमाग में, आपने कि अरे हाँ ये तो वहां पढ़ा था। आपने टीवी खोला, वहां भी आपको वही मिल गया। तो जिसमें इंटरेस्ट होगा, आपका इंटरलिंक कर लेना आसान होगा। जैसे शमीम ने बहुत लाइटली अच्छे से बताया कि आप बारिश होते हुए देखें और आपको एक शेर याद आ जाए, तो गालिब छूटी शराब पर अभी कभी कभी, वो शेर आपको याद आ गया, तो मतलब आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में। अदरवाइज तो बाकी को लिए बारिश बारिश ही सिर्फ है। तो आपका इंटरेस्ट अगर है, तो मैं पर्सनल भी तजुर्बा बताऊं आपको कि मेरे सीनियर थे विश्वनाथ भैया, जो बाबा हुआ करते थे उस जमाने में, हमारे कॉलेज से 7th रैंक लेके आए थे। उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि खबरदार जो तुम पॉलिटिकल साइंस रखोगे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था पॉलिटिकल साइंस में, और मुझे क्वालिफाई पॉलिटिकल साइंस ने ही कराया। उर्दू भी मेरा एक ऑप्शनल था, उर्दू ने मुझे डुबाया। बल्कि पॉलिटिकल साइंस में मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, मेरे बैच में टॉपर्स भी थी, सेकंड टॉपर भी थी, लेकिन ऑल इंडिया में मुझे लगता है हाईएस्ट मार्क्स लेकर मैं आया था। 367 मार्क्स है मेरे पॉल साइंस उस साल का। तो ये सिर्फ इसलिए कि मेरा इतना इंटरेस्ट था पॉल साइंस में, कि मैं पेपर पढ़ूं, मैगजीन पढ़ूं, खट से लिंक कर लेता था, और उस क्रिएटिविटी ने नंबर दिलाया मुझे, वो किताब के नॉलेज ने नहीं दिलाया सर। तो इंटरेस्ट को मैं नंबर 1 पर रखूंगा। सेम मेरा नंबर था। 2। अगर उर्दू लिटरेचर की बात करें शादान भाई, जी जी 10वीं के बाद मैंने जिंदगी में कभी उर्दू पढ़ा नहीं था, सही सही बिल्कुल। लेकिन हर अटेम्प्ट में 366 367 ऐसी मार्क्स आते थे। इंटरेस्ट था ना गालिब आपका को भाई, आज तक मैंने दीवाने गालिब नहीं पढ़ी है सही से। लेकिन आप दीवान लिख चुके हैं, आप शायर हैं। नहीं, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ये है कि की बात नहीं, ये खुद मरा शायर हैं, ये खुद हाँ ये शायर लिखा है है। तो ये कहने कर लेते हैं। हाँ इंटरेस्ट की बात है ना ये। वही इंटरेस्ट की बात जो शादान भाई बता रहे थे, वो इंटरेस्ट की बात है। हाँ अब उर्दू में मुझे वाकई इतना इंटरेस्ट है कि हम गालिब के किसी शेर पे कुछ ना कुछ अपना तुक्का लगा देंगे हम, बहुत अच्छा लिखते थे आप, तो वो हो तशरीफ गया। से लिखते थे आप। हाँ, तो ये इंटरेस्ट को मैं नंबर 1 रखूंगा, और नंबर 2 मैं स्कोर को भी जरूर रखूंगा कि कितना स्कोरिंग है मेरा सब्जेक्ट। क्योंकि बिल्कुल इमोशनल होके कि बस इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा है मुझे, और बस अब स्कोरिंग इसमें हो या नहीं हो, पढ़ूंगा तो मैं यही सब्जेक्ट, ये भी नहीं होना है। तो आपका इंटरेस्ट नंबर 1, नंबर 2 पे मैं स्कोरिंग रखूंगा, और नंबर 3 पे मैं देखूंगा कि ट्रेंड क्या है, करंट ट्रेंड। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी जो मेरी उम्र है, मान लीजिए उस लिहाज से मैं 5 साल और दे सकता हूँ एग्जाम बस। तो अगर ये ट्रेंड पिछले 5 साल से अच्छा चल रहा है, तो मैं देखूंगा कि इसमें ट्राई किया जाए। पिछले 5 साल से बिल्कुल सूख गया है, जैसा केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं शमीम कि बिल्कुल गायब है, तो मैं फिर परहेज करूंगा कि हमारा इंटरेस्ट भी है, और मतलब ये भी है, हमारे स्कोरिंग भी लगा है, ये मुझे पता चला है। लेकिन बिल्कुल ट्रेंड ये है कि 1 या 2 स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। और आखिरी हमारा होगा लेंथ ऑफ सिलेबस क्या है, कि सिलेबस
कितना बड़ा है भाई, हम कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या है। अब पाली तो हमें भी सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, पाली से लोग आईएएस हो जाते थे हमारे जमाने में 1 महीना पढ़ के, तो पाली का हमें स्टडी मटेरियल ही नहीं मिलता था और समझ ही में नहीं आता था, पाली हमारे लिए मतलब फॉरेन लैंग्वेज थी पाली। तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या है, कितना आपको एक्सेस है, 2-4 लोग आपके साथ आसपास है कि नहीं, कोई टीचर है कि नहीं जिसको आप दिखा सकें कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया 5 मैं कहना चाहूंगा, ऑप्शनल आप सिलेक्ट करें तो ध्यान में रखें। थैंक यू। ये बहुत ही खूबसूरत, इनफैक्ट इंटरेस्ट के बाद स्कोरिंग, फिर उसका मतलब कि चलन क्या है, पैटर्न कैसा रहा है, फिर उसके बाद कोई चेक करने वाला है कि नहीं, मटेरियल मिलता है कि नहीं, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट सिलेक्शन का लिस्ट भी होना चाहिए। अब शमीम, तुमने उर्दू के बारे में कहा कि भाई उर्दू सेकंड दोनों का था। इनफैक्ट मैं समझता हूं तो उधर पर्शियन भी है, शायद वसीम का पर्शियन था। वसीम, एम आई राइट? जी सर, ये सर हाँ, पर्शियन। तो ये बताओ यार, कुछ लोग पूछ रहे उर्दू की कुछ अच्छी किताबें बताओ। आप पॉलिटिकल साइंस का शादान ने बता दिया, अब शमीम आप बताइए 4-5 किताब का नाम जो उर्दू वाले स्टूडेंट पढ़ सके ऑप्शनल। उर्दू में देखिए सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत 6 किताबें प्रोज की है, 6 पोएट्री की है। शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है सिलेबस। हाँ, शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, सही बात है। उर्दू में सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं हो, आप अगर सबसे शुरुआत करना चाहते हैं, अगर थोड़ी मोड़ी आप लिख लेते हैं, इमला की ज्यादा गलती नहीं होती है, तो आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, प्रोवाइडेड की लिटरेरी टेस्ट है। अब उसमें सुम्बुल निगार की 2 बुक आती है, जैसे उर्दू नसर का तनकीदी मुताला है या उर्दू नज़म का तनकीदी मुताला, शायरी का तनकीदी मुताला है, 2 है उसका। तो उससे ज्यादा सिलेबस की लगभग सारी चीजें कवर हो जाती है। अब उसको पढ़ करके फैक्चुअल कंटेंट आप उठा लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई उर्दू के हैं तो उनको आराम से समझ में आया, गालिब की शायरी के सपोज कीजिए 5 खुसूसियात हैं, तो 5 खुसूसियात उसमें दिए हुए हैं। अब उसको पढ़ करके आप अच्छे से उसका आइडिया लगा लीजिए। अब आप गालिब के शेर 15-20 हर एक, मतलब 10-15 शेर हर एक पहलू पे आप कहीं से भी इकट्ठा कर लीजिए। और लिखते वक्त जब आप लिखते हैं, मीर का तैयार कर लीजिए, गालिब का तैयार कर लीजिए। तो बेस्ट पार्ट क्या है, जब आप गालिब पढ़ रहे हैं तो गजल भी तैयार हो रहा है जो पेपर 1 में आता है। तो गजल लिखिए तो गालिब को घुसाइए, उसी शेर को जो आपने गालिब के लिए याद किया है वो गजल में लिख दीजिए। गजल का मतलब बेसिकली जॉनराज आपको पढ़ने हैं। हाँ, मतलब आपकी तैयारी सिलेबस वाइज, कंटेंट वाइज उर्दू में 15 दिन बहुत है, वो सिर्फ तैयार हो गई, बहुत है। सही, बिल्कुल सही। लेकिन असल जो आपको मेहनत करनी है वो लिखने में। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, नजमुल हुदा भी हमसे पूछा था कि तुमको इतना सेकंड पेपर में कैसे नंबर आ जाता है, तो हमने उसको यही बताया था जो मेरा सेल्फ इनोवेशन था। अब जैसे शादान भाई बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं इस बात को। हमको आया था, जैसे क्वेश्चन आता था, आज भी आता है कि मीर की अजमत का राज बताइए। सही। तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट बहुत ट्रेडिशनल वे में मीर की तारीफ करते जा रहे। हम शायद पहले स्टूडेंट थे जो हमने गालिब के शेर से मीर की शुरुआत की थी। गालिब एक बार कहता है कि मीर के शेर का अहवाल कहूं क्या गालिब, जिसका दीवान कमज गुलशन कश्मीर में। तो हम मीर को शुरू करते वक्त गालिब का ये शेर पहले डालते थे, पहला लाइन जो होता था वही। अब उसमें हम शुरुआत करते थे कि गालिब के जैसे आना पसंद शायर अगर मीर के मोतरिफ हैं तो ये इस बात की निशानदही करता है कि मीर कितने अजीम शायर थे। और गालिब के दीवान को, मीर के दीवान को गालिब ने गुलशन कश्मीर से तशबीह दी है, जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनियावी जन्नत कहा जाता है। हकीकतन अगर देखा जाए तो मीर का दीवान किसी दुनियावी जन्नत से कम नहीं। अब ये जो एक पैरा हमने डाला है वो एक यूनिकनेस है जो मेरा अपना, समझ लीजिए, पेटेंटेड था। सही। और वो हमको, मेरी समझ से, हम पहले तो कभी नहीं जानते थे, लेकिन जब यूपीएससी में मार्क्स आने लगा तो 196, 199 हमको पेपर 2 में आया है। पेपर 1 रट्टा वाला है, रट्टा वाले में हम फेल कर जाते थे तो उसमें 160, 165 आता था। तो पेपर 2 में हम हाईएस्ट स्कोर इंडिया का लाते थे। उसकी वजह ये थोड़ी क्रिएटिविटी, नॉलेज उस वक्त भी कम था, आज भी कम है एज कंपेयर टू जो उर्दू से पीएचडी किया है, ये किया है।
लेकिन हमको पता था कि इतने नॉलेज को यूज कैसे करना है। तो बहुत उर्दू या फॉर दैट मैटर किसी भी लिटरेचर के लिए फंडामेंटल क्राइटेरिया यही है कि गालिब का लिखते वक्त कबीर याद आए, और कबीर का लिखते वक्त गालिब याद आए, या शेक्सपियर याद आए, या हॉल्टन को आप कोट कर दीजिए, ताकि तब जाकर के आपका एक यूपीएससी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। उर्दू लिटरेचर है, आपको यूपीएससी क्यों पढ़ा रहा है? तो वहां पे उर्दू के जरिए आपको दिखाना है कि हम नॉलेज को मैनेज करने के लिए जानते हैं। तो प्राइमरी क्राइटेरिया इंटर रिलेशनशिप वहां पे भी है, और बहुत जबरदस्त तरीके से किया जा सकता है। कोरिलेशन करना सबके बस की बात नहीं है, जब तक ये वाइडली रेड और क्रिएटिविटी रटने से नहीं काम चलेगा। ये बिल्कुल सही बात है, खास करके लिटरेचर में तो आपको हर चीज से कोरिलेट करना है। एक मेटाफोरिकल चीज को आपको रियल चीज से, मेटाफिजिक्स से रियल फील्ड में आना है और उसको कोरिलेट करना है और उसको फिर तशदीह भी करना है। तो देखने में आसान जरूर है, सुनने में आसान जरूर, बट क्रिएटिविटी वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट इज अ गुड ऑप्शन। कोई भी लिटरेचर, चाहे वो तेलुगु लिटरेचर हो, इंटरेस्ट है, ब्यूटीफुल होता है, लिटरेचर इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहूंगा तीनों के लिए। पहले मैं शादान से शुरू करूंगा कि भाई ये बताइए कि बार बार ये क्वेश्चन मेरे पास आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि कोचिंग करे या फिर सेल्फ स्टडी कर ले। इतने नॉलेज अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, हर टॉपिक पे यूट्यूब पे सब चीज अवेलेबल है पढ़ने के लिए। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों जाए? क्या हम खुद से पढ़ के कर सकते हैं? नंबर वन। नंबर टू, कितने दिन लगेंगे ये काम करने में? थर्ड, आपके पास कोई ऐसा जीता जागता एग्जाम्पल्स रिसेंटली है 2-3 साल में जिन्होंने बहुत अच्छा किया है खुद सेल्फ स्टडी से? ये 3 सवाल आते हैं। कर सकते हैं, टाइम कितना लगेगा, और कोई रिसेंट एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जो बहुत अच्छा, बिना नाम लिए हो, कि अच्छे रैंक्स लाए हैं। क्या ट्रेंड है सेल्फ स्टडी का? शादान। अच्छा, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, बड़ा गहरा सवाल है कि बिना कोचिंग के यानी सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। जवाब बिल्कुल इसमें सादा जवाब है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई शक ही नहीं है। रिसेंट भी ले लीजिए और पास्ट भी ले लीजिए। मैं ऐसे बीसियों अपने साथियों को जानता हूं जिसने कोचिंग का मुंह नहीं देखा। हम लोग खुद और ही मैं, एग्जाम्पल है, जिंदगी में कोई कोचिंग नहीं की। हाँ भाई, मैं रहोगे, जिसने किसी कोचिंग का मुंह नहीं देखा और बहुत अच्छे पोजीशंस में अच्छे रैंक्स लाए। जहां तक ये सवाल है कि कितना टाइम आपको चाहिए, शमीम ने ऑप्शनल के बारे में बताया, बहुत बैलेंस्ड बताया कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो 6 महीना आपको तैयारी की चाहिए मेंस की तैयारी के लिए। तो आप अगर सिविल सर्विस एज ए होल ले रहे हैं तो मैंने आपको कहा कि 3 साल का मंसूबा बनाइए और जिस साल तैयारी शुरू कीजिए उसके अगले साल को आप टारगेट कीजिए अटेम्प्ट के लिए। क्योंकि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट देकर आप एक तो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं अपना और अपने पीयर का और अपने पेरेंट्स का, और आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट देकर अपना अटेम्प्ट लूज करते हैं। तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए, और ऑन एन एवरेज अगर आपको 2021 में देना है तो 2020 में हम अभी बैठे हैं, और जो अभी वक्त और महीना है, अगर अभी से आप अच्छे से स्टडी करें तो 2021 को आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सीरियसली होके, बिल्कुल एक दिन भी बिना गंवाए, तब आप 21 को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आइडियली अगर आप शुरू करते हैं इस साल के एंड से तो 2022 आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट जाएगा, क्योंकि पहले आप मेंस और प्रीलिम्स को मिला के पढ़ते हैं, जैसा शमीम ने पिछले इसमें भी बताया था, और फिर आप इंटेंसिव स्टडी पर आ जाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं प्रीलिम्स के लिए बाद में। तो कोचिंग का क्या रोल है, अब ये दूसरा सवाल अगर रखा जाए कि फिर कोचिंग का क्या रोल है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरा एक बहुत सच्चा साथी और बैचमेट है प्रियांक भारती, आजकल जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, पंजाब कैडर का अफसर है। प्रियांक बहुत सच्चा लड़का है, और प्रियांक ने मुझे एक बार नहीं 10 बार ये बात कहा कि अगर रविंद्रन नहीं होता तो मैं आईएएस नहीं होता। मैं उसका स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, प्रियांक का स्टेटमेंट बताता हूं आपको खाली, कि रविंद्रन नहीं होता तो मैं आईएएस नहीं होता। उसका ये कहना है कि उसको कुछ नहीं आता था कि कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है, और वो किसी ने कहा कि चले जाओ तुम कोचिंग, वाजीराम चले जाओ, और मैं उनसे मिला
उन्होंने मुझे शेप किया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई किया। 21 साल की उम्र में क्वालिफाई किया था, पहला अटेम्प्ट था उसका। तो उसका कहना है कि मैं तो उसी की वजह से हूँ, आज भी बोलता है। अभी वो पार्टी हुई थी हमारी एक, उसमें भी बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं तो रविंदर की वजह से हूँ। तो इसका मतलब कोचिंग का रोल है। कोचिंग का रोल क्या है, अब बैलेंस्ड व्यू में आपको बताऊं कि कोचिंग आपके एफर्ट को सप्लीमेंट करके आपका टाइम पीरियड रिड्यूस कर रहा है। अगर हमने थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, और हो सकता है कि मैं जाके मैं भी रविंद्रन को ज्वाइन कर लेता, उस वक्त का जो अच्छा कोचिंग माना जाता था कोई, तो हो सकता है मैं सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता। कि मुझे जीएस का बहुत सारा एस्पेक्ट पता ही नहीं था अलीगढ़ में रह के, वो मैं जब हमदर्द गया तो मुझे पता चला अच्छे ये भी पढ़ना होता है, ऐसे पढ़ना होता है। तो आपका प्राइमरी जो सर्किल है जिसके साथ आप रह रहे हैं, तो आइसोलेशन में सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते आप। तो आपका जो ग्रुप है 5-10 लड़कों का, वहां आपका क्या इंटरेक्शन है बाहर की दुनिया से, वो कितने पानी में है, आप कितने पानी में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसके बाद अगर और आपको और ऑगमेंट करना है अपने एफर्ट को, तो और जल्दी में है आप, तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आपके पास रिसोर्स की कमी नहीं है, तो बड़ा छान और फटक के कोचिंग ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल शादान, ये सही बात है कि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो ज्वाइन करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप तेंदुलकर को ले, अगर तेंदुलकर का कोच नहीं होता तो भी वो तेंदुलकर ही होता, या थोड़ा कम होता, बट तेंदुलकर के पास भी कोच था, अचरेकर जो कोच थे, कामली के पास भी था, तो इवन रोनाल्डो के पास भी है, मेसी के पास भी कोचिंग तो होती ही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम है, अवेबिलिटी है, रिसोर्स है, तो बिल्कुल ही सप्लीमेंट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सेल्फ स्टडी से आप बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट। लोग सेल्फ स्टडी से, यही प्लेग के जमाने में ये अगर ये आप आइजैक न्यूटन का ले तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, घर चले गए वो 1 साल के लिए, वहीं जाके पूरा कंसेप्ट न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन एवरीथिंग सेल्फ स्टडी से ही हुआ, ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको पढ़ाया। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो शमीम भाई, इसमें आपका क्या है? ज्यादातर बातें तो कही है, मैं एक दो बात बताऊंगा जो कोचिंग ज्वाइन करने से फायदा होता है। देखिए, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट के हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि भाई आपके अंदर अगर दम है तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदाउट कोचिंग आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये है कि भाई कोई एग्जाम्पल भी होगा आपके पास कि भाई ठीक है, हमको ये बता दीजिए कि विदाउट कोचिंग कोई टॉप 10 में आ गया हो, कोई टॉप 20 में आ गया हो। मेरे सामने 20 साल की लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। अब क्या है कि आप अगर क्वालिफाई कर गए, आप क्लेम कर रहे हैं कि विदाउट कोचिंग क्वालिफाई कर गए, आपको 400 रैंक आ गया, तो यकीन मानिए आप कोचिंग कर लिए होते तो शायद आप टॉप 100 में होते। ये ऑब्वियस सा है। अब उसको एडवांटेजेस क्या है कोचिंग करने से? सबसे पहली बात है, कोचिंग करने का सबसे पहला एडवांटेज जो है कि आप कम से कम थोड़ा मोड़ा डिसिप्लिन हो जाते हैं। अब थोड़ा मोड़ा डिसिप्लिन होने का मतलब है कि क्लास पे टाइम पे क्लास जाना है, क्लास से वापस आना है, कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं, आंसर लिख के टीचर्स को दिखाना है। अब वैसे भी स्टूडेंट होते हैं कि अगर 50 को आप असाइनमेंट दीजिए तो मुश्किल से 20 लिख के आते हैं, तो हम उन 30 की बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर आप समझ लीजिए कि वो 30 अपने आप को ये समझें कि आप अभी कंपटीशन में नहीं है। अब वो 20 जो असाइनमेंट लिखते हैं तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है। अब जब क्लास में बैठते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं, स्टूडेंट जवाब देते हैं, तो आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हैं। तो खुद का सेल्फ असेसमेंट होता है। जब सेल्फ असेसमेंट होता है तो दो बातें होती है, या तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है या आपका बढ़ जाता है। जब लूज होता है तो यू ट्राई योर बेस्ट एंड इट कीप्स यू ऑन योर टोज, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एक, इट्स नॉट ओनली अबाउट a teacher student relationship, it's about the overall environment a coaching provides you. सुबह में 7 बजे क्लास है तो आपको 6 बजे उठना ही उठना है। तो जो नॉर्मली ट्रॉपिकल रीजन के लोग डिसिप्लिन नहीं होते हैं, हम लोग, आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, जैसे हम क्लाइमेट को कोरिलेट करते हैं इस चीज से भी, तो पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए तो जो ट्रॉपिकल रीजन में कंट्रीज पड़ती है वहां के लोग डिसिप्लिन नहीं होते हैं कंपैरेटिवली। तो हम इनहेरेंटली बाय नेचर डिसिप्लिन नहीं है। कोचिंग आपको थोड़ा डिसिप्लिन देता है। कोचिंग आपको टाइम, आपका स्पैन काफी कम कर देता है। कोचिंग आपके इररिलेवेंट एस्पेक्ट को हटा देता है। कोचिंग आपकी एम्बिग्विटी को काफी कम कर देता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन सा मटेरियल पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें।
कोचिंग आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहां पे ऑटोमेटिक आपको सेल्फ इंटरेक्शन होता है वैसे बच्चों से जो आपका रियल कॉम्पिटिटर है। नहीं, बहुत अच्छी बात जो एम्बिग्युइटी रिमूव करने की बात है, ये वाकई मतलब कि रेलेवेंट है कि बहुत सारे बातें यू हैव लॉट ऑफ थिंकिंग इन योर ब्रेन कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, व्हिच आंसर इज अ गुड आंसर, व्हिच आंसर इज अ बैड। सो द कोचिंग एक्चुअली शेप्स यू द इररिलेवेंस। अगर अच्छी चीज नहीं बता भी रहा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो एटलीस्ट एवरी कोचिंग विल रिड्यूस योर डिफिशियंसीज एंड दैट इटसेल्फ इज अ गारंटी फॉर योर सक्सेस। एंड इफ somebody is reducing your wrong answers कि ये वर्ड यूज नहीं करना, ये स्टाइल यूज नहीं करना, दैट इज अ ग्रेट एफर्ट इन फैक्ट। सो हूसोएवर कैन डू इट, डेफिनेटली डू इट। एंड इसी से मुंसलिक के क्वेश्चन है जो वसीम मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि एक साहब है वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम रूरल एरिया में हैं और हमें मतलब कि कोचिंग भी नहीं अवेलेबल है और हमें गाइड भी अवेलेबल नहीं है जो यूपीएससी के बारे में जानकारी रखता है, शमीम के जैसा, शादान के जैसा, वसीम के जैसा, तो ऐसे सिचुएशन में हम किसको गाइड बनाएं? मतलब क्या आप मतलब कि किसको गाइड देना चाहेंगे? यूट्यूब को, या कि कोई बाबा कहीं दूर पे जाके पकड़ ले, या बाबा भी अवेलेबल नहीं है उस गांव में, उस इलाके में, तो गाइड क्या होनी चाहिए? तो वसीम पहले आपसे, ये बहुत इजी क्वेश्चन पर मेरे हिसाब से उस आदमी ने अपने दिल से पूछा जिसको अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज, उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए। तो वसीम किसको गाइड मानना चाहिए ऐसे? जी, आजकल तो सर इंटरनेट की वजह से तकरीबन सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं यूट्यूब और इंटरनेट के ज़रिए से। लेकिन जिसको कुछ भी कोई बताने वाला ना हो, सिलेबस ही उसके लिए सबसे बड़ा गाइड है। वो सिलेबस को पकड़ के रस्सी की तरीके से, जैसे अंधा रस्सी को पकड़ के चलता है, ऐसे सिलेबस को पकड़ के एक-एक स्टेप उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसी सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और इंटरनेट और गाइडेंस में मेरे ख्याल से चीज़ें मौजूद हो जाती हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है, मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि सिलेबस, यस, मुझे लगता है कि सिलेबस बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं जब हिस्ट्री लिया था शमीम, तो वो न्यूज़पेपर के जैसा सिलेबस है यार। वो पूरा अगर खोलो तो एक न्यूज़पेपर बन जाता है योजना का, या फिर पहले जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती थी, तो 2-4 पेजेस है। अब बार बार आप सिलेबस पढ़े तो आपकी क्लैरिटी बहुत आती जाती है कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वन ऑफ द बेस्ट गाइड इज योर सिलेबस। शमीम साहब, आपका क्या ख्याल है इस पे कि किसको गाइड लेना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? जैसे वसीम साहब ने बताया ना, बहुत अच्छी चीज बताई कि सिलेबस देखिए आप, और बिल्कुल जैसे घोड़ा चलता है ना वो लगा करके, पेडल लगा करके, आप वैसे ही सिलेबस देखिए, सिलेबस को पढ़िए और साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चंस को हम जोड़ेंगे। सिलेबस के साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, कई सारे सिलेबस में मेंशन टॉपिक पिछले 10 साल में एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज जो है कि यूपीएससी जो आपको सिलेबस दिया है बहुत वास्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू प्रिपेयर द एंटायर सिलेबस। तो फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया वेयर देयर इज अ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आस्क्ड ईच एंड एवरी ईयर, और लेस इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं, एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। जैसे ज्योग्राफी में कई सारे ऐसे टॉपिक है जो पिछले 20 साल में उठा दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब आप उस पे अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी बर्बाद कर रहे हैं, उस पे मत जाइए। सिलेबस प्लस क्वेश्चंस, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दिस। अगर गांव से हैं आप तो भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप ये दो चीज एस्पेक्ट पहला करें। अब आप बच गया, आप शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि भाई ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सपोज कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो 2 एरिया ऐसा है जो हर साल क्वेश्चन पूछता है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। अब फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पे आप एक बेसिक कोई बुक पढ़ जाइए पहले। प्रॉब्लम तब होती है जब आप शुरू कर देते हैं, पहले ही नेट पे चले जाते हैं, गूगल से सर्च किए, विकिपीडिया पे चले गए। आप कोई बेसिक टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी पे फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़िए, बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे फंडामेंटल राइट्स पे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 15 होंगे, आप तो 2-3 दिन मेहनत कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किसका लेक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, आपको किसका लेक्चर, आपकी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है। गांव से आने वाले बच्चे का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है उसके अंदर, उसको पता होता है कि चूना कैसे लगाएंगे हम। तो भाई तुम चूना यहाँ पे लगाओ, अपना दिमाग पॉजिटिव यूज करो यहाँ पे,
और 5, 6, 10, 15 वीडियो जो भी अवेलेबल हैं, उसमें आप आइडेंटिफाई करो, जनरली 1 या 2 टीचर्स के लेक्चर आपको अच्छे लगने लगेंगे। आप उससे उस टॉपिक को पढ़ जाओ, आराम से नोट्स बना लो, उसके सब जो भी बनाना है बना लो, और इस तरह से आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आराम है, आपको आसानी से कर सकते हैं। कोई एक पिन पॉइंटेड एस्पेक्ट नहीं है कि इस सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़िए, उस सब्जेक्ट को वहाँ से पढ़िए। बुक, ट्रेडिशनल बुक, टेक्स्ट बुक, हर एक सब्जेक्ट की एक पढ़ के खत्म कीजिए। नहीं, काफी मतलब साइंटिफिक है। इनफैक्ट एनालिसिस अगर हम साइंटिफिक करें तो काफी फायदा होता है। सिलेबस, बुक्स, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, फिर उसका मार्क्स, उस सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस क्या है लास्ट 5 इयर्स में, कितने टॉप्स में है, कितने नीचे है। तो एक साइंटिफिक एनालिसिस किसी चीज का भी आप करते हैं। इनफैक्ट लाइक अ बिजनेस वेंचर, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर, यू गो एंड सी द सिटी, द टाउन, द डेमोग्राफी, द मतलब कि क्लाइमेट, द लैंड, द रियल एस्टेट, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, तब जाके कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो, गोइंग टू इन्वेस्ट योर लाइफ, इनफैक्ट 3, 4, 5 years of your life, and that will be That will till you decide. the end of your, yes, so it's the biggest investment you are making. Why don't you do a scientific analysis, SWOT analysis, जिस तरह से होता है, मतलब कि स्ट्रेंथ क्या है इस सब्जेक्ट की, आपकी वीकनेस क्या है, थ्रेट क्या है, और अपॉर्चुनिटीज क्या है उस चीज में। SWOT एनालिसिस, SWOT, मैं करने के लिए सभी से ये कहता हूं कि एडवाइस, डू SWOT एनालिसिस। And before I end up, I would like to ask last question to you, Shamim, since you are expert of that subject. I don't have any idea about geography. I just want to go and have a look at geography. What is the minimum time required for me when I have not heard about geography after 10th? What should be the minimum time I should give? And what are the basic books I should start reading so that I can have some chance in geography as an optional? Baki cheez to aapne geography ka you have already explained in detail. We are thankful that. But as a layman, what is the time period minimum required for me to start afresh from zero, from NCERT? And time, and what are the books I should start with, Shamim? टाइम जो है ना वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, बिकॉज आई वुड नेवर सजेस्ट एनी स्टूडेंट to devote 4, 5, 6 months exclusively for optional without touching GS. GS should always be a daily part of your routine, right? So let's assume that somebody is studying 10 hours a day, 8 hours a day. So I would suggest कि 4 hours to 5 hours आप optional में दीजिए if you are not very close to preliminary. तो 4 hours, 5 hours आप daily देते हैं optional में, तो you require around 6 months to complete the syllabus geography. Always start with NCERT. Add 2 basic books जो Made Simple series की आती है, Volume 1 और Volume 2. 90% सिलेबस इसी से कवर हो जाता है। बाकी आप कोई भी स्पेसिफिक एरिया पे जाते हैं तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है, जो जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की सविंदर सिंह है या पी दयाल है, क्लाइमेटोलॉजी की DS लाल है, ओशनोग्राफी में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट शर्मा एंड बटल से कुछ टॉपिक्स आप ले लीजिए, उठा के पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आप कोई भी GS का जो पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए, इंटररिलेशनशिप कीजिए जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी से। और जो मॉडल्स एंड थ्योरीज है उसमें माजिद हुसैन की एक बुक आती है ज्योग्राफिकल थॉट, वो पढ़ लीजिए, या सुदीप्ता अधिकारी की एक बुक आती है थॉट, वो पढ़ लीजिए। आपका 5-6 बुक से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। Am I audible? हाँ शमीम, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, मतलब कि थोड़ा सा लैग हो गया था। तो ये ठीक है, टाइम फैक्टर तो वाकई नहीं दे सकते किसी भी चीज के लिए, तो बट ये बात तो है बिल्कुल, आप स्टार्ट कर दीजिए 6 महीने के अंदर में लगभग, मतलब कि एक जनरल टाइम है, तो इसमें किया जा सकता है। तो शमीम, इसके अलावा आप ऑप्शनल के बारे में फाइनल कुछ टेक बताएंगे, मतलब योर फाइनल टेक ऑन बिफोर वी क्लोज एंड एंड दिस सेशन? डू यू हैव एनी फाइनल टेक और अ गाइडेंस टू ऑल द ऑडियंस आउट देयर, how to select 2-3 lines में how to select your option and how to go about it? First thing is that assess yourself a lot, invest in yourself enough time, go through general studies. अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक बैकग्राउंड, सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर एकेडमिक बैकग्राउंड, तो आप अच्छे खासा टाइम दीजिए, लोगों से बात कीजिए, जिस जिस सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, वीडियोस देखना है, कुछ भी देखना है, फाइनल जजमेंट आप लीजिए। वैसा सब्जेक्ट जबरदस्ती मत लीजिए जिसका यूपीएससी में ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है।
5-6 सब्जेक्ट्स में से कोई भी आप कभी भी ले लीजिएगा, आपको पछतावा नहीं होगा। उसमें से ज्योग्राफी एक है, सोशियोलॉजी एक है, अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो हिस्ट्री एक अच्छा ऑप्शन है। लिटरेचर कोई भी आप लेना चाहते हैं बगैर झिझक ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको लिटरेचर लेना चाहिए तो पक्का लिटरेचर ही लेना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट ट्राई भी मत कीजिए। साइंस सब्जेक्ट को कोई भी आप कितने भी तोप हैं, आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए इन अ नटशेल। अच्छा, दैट्स इट। शादान, आर यू देयर? हाँ हाँ बिल्कुल। Final take on how to select optionals, 2-3 mantra, or they should carry in their mind for the rest of the process selection. देखिए बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी बात हो चुकी सिलेबस के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, मार्क्स फेचिंग के हिसाब से। क्या नहीं करना चाहिए ऑप्शनल सेलेक्ट करने में, ये मैं फाइनल टेक के रूप में बताना चाहूंगा कि जैसे आप एक साल एक ऑप्शनल रखिए, दूसरे साल दूसरा ऑप्शनल चेंज कर दीजिए और तीसरे अटेम्प्ट में तीसरा ऑप्शनल चेंज कर दीजिए, और फिर ये ब्लेम भी दीजिए कि ये हमने एक सुना था, टॉक सुना था शहनवाज कासिम साहब के चैनल पे कि इंटरेस्ट से लीजिए। तो पहला साल तो मैंने इंटरेस्ट से लिया जी, और फिर उन्होंने कहा था कि मार्क्स फेचिंग देखिए, तो दूसरे साल हमने देखा अरे ये मार्क्स फेचिंग बहुत है, स्टैटिस्टिक्स, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स रख लिया। और तीसरा उन्होंने कहा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो मेरे अब्बा प्रोफेसर है उर्दू के, तो मैंने कहा अरे तो सब घर में ही है। तो तीसरा अटेम्प्ट हमने उर्दू से दिया और बर्बाद हो गया मेरा सारा अटेम्प्ट। ये जो एक्सपेरिमेंट करने की बात है ना, एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा मत कीजिएगा। जितना एक्सपेरिमेंट करना है, जो 1 महीने का टाइम बताया शमीम ने, आप उसको बढ़ा के 3 महीने कर लीजिए। ये मतलब ये 2-3 महीने में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शनल पे हम कंफर्टेबल है, ट्रेंड भी है, मार्क्स भी आ रहा है। और बहुत ज्यादा अगर क्राइसिस में है कि 2 अटेम्प्ट आपने दे लिया और बिल्कुल डिसमल परफॉर्मेंस हो रहा है, तब आप रियलाइज करके एक ट्रांजिशन कर सकते हैं, करते हैं लोग, कुछ लोग। लेकिन मेरे एक दोस्त मेहताब मलिक थे, मैं उनको हमेशा काबिलियत में अपने से बहुत ऊंचा रखता हूं। आजकल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मैनेजर है, वो मैनेजमेंट किए हुए थे और मैनेजमेंट करके आए थे दिल्ली से, दिल्ली स्कूल से। उन्होंने पहला अटेम्प्ट तो मैनेजमेंट से दिया, फिर अलीगढ़ चले आए, तो उन्होंने देखा हमारे काफी दोस्त हिस्ट्री से देते थे, शहनवाज सबको जानते हैं, शमीम भी जानते हैं, बोले अच्छा हिस्ट्री ये बहुत अच्छा होगा, हिस्ट्री से दिया उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट। और फाइनल अटेम्प्ट उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मैंने आपको बताया ट्रेंड था हमारे जमाने में, तो फाइनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दिया, कभी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। और हमेशा मैं मेहताब मलिक को अपने से बहुत ऊपर रखता हूँ काबिलियत में। तो काबिलियत का तो टेस्ट ही नहीं है, ये तो आपका टैक्टिकल नॉलेज क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी स्मार्टनेस कितनी है, उसका टेस्ट है यहाँ। कैसे आउट स्मार्ट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को आप। तो ऑप्शनल में बहुत एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा प्लीज। एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा से ज्यादा 4 अटेम्प्ट में आप अपने एक बार चेंज कर लिया, और नहीं तो आप कोई अगर एक चेंज करने से भी नंबर नहीं आ रहे हैं अच्छा, तो फिर अपने अंदर झांकिए और देखिए कि सब्जेक्ट में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। शुक्रिया। नहीं, बहुत सही बात है। इनफैक्ट कमी सब्जेक्ट में नहीं होती, हमारे अंदर ही होता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अटेम्प्ट नहीं यूपीएससी टूरिज्म के जैसा हो गया कि एक साल ये लिए, एक मतलब कि पर्यटन करने आप निकले हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो टूरिज्म मत कीजिए भाई। आपको अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोचिंग से भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको बहुत ही मतलब कि सीरियस लेना है, टूरिज्म के जैसे नहीं लेना है। और वसीम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी जी जी, मेरा एक मैसेज है सबको, और एक ये कहना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करने से पहले और तैयारी शुरू करने के बाद में कोचिंग करना ना करना डिसाइड करने से पहले और सब्जेक्ट चुनने से पहले अपने आप को पहचान लीजिए, उसके बाद में करिए। अपने आप को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। बस सर, शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे लिए फील्ड है कि नहीं। अगर हमारे दोस्त और पूरे लोग ही दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, सब सिविल सर्विस की तरफ मैं भी चला जाऊं, हर्ड मेंटालिटी, तो वो भी जरूरत नहीं है। आप खुद को पहचानिए, और बहुत सारी चीज पहचानने से ही पता चलता है कि हम इसमें उतर सकते हैं कि नहीं। शमीम की लास्ट में मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा, शमीम अनवर साहब का, कि उन्होंने सेकेंड टाइम विद इन अ मंथ मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने मतलब कि अपना कीमती वक्त दिया इस सेशन के लिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। एंड व्हेनेवर आई हियर हिम आई ऑलवेज फील रिफ्रेश्ड।
बिकॉज मैं बता दूं इस मामले में मतलब कि मेरी जो नॉलेज है आप लोगों से थोड़ी कम है, क्योंकि 20 साल पहले मैं काफी बता सकता था, पर अभी की जो पैटर्न है, ट्रेंड है, बहुत कम इससे मेरी मालूमात है। और शमीम साहब को सुन के मैं काफी अपडेटेड हो जाता हूं और इनकी बातों को ही लेके मैं समझता हूं कि फिर 1 महीने तक अगर कुछ जरूरत हो तो फिर इनको लाने की कोशिश करूंगा। फिर अगर जरूरत पड़े मेंस के बाद या प्रीलिम्स के बाद, अगर राइटिंग स्टाइल के ऊपर में एक बार मैं सोचता हूं कि क्लासेस लेने की जरूरत है। शमीम साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि साहब किसी को अच्छा नंबर मिलता है, किसी को कम नंबर मिलता है, पर मैं देखता हूं कि उसका पूछने से उसको इस सब्जेक्ट पे उतनी क्लैरिटी नहीं है। सुनते तो ऐसा लगता है कि यार डिमोटिवेटिंग है, जानता नहीं है, पर नंबर उसी को अच्छा आता है। हम लोग भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुके जो ऐसे में सुन के लगता था 130 कैसे आ गया यार, ये तो कभी अच्छा लिखता ही नहीं था ना, बोलता ही नहीं था ना थिंकिंग। तो ये राइटिंग की मिस्ट्री क्या है, ये शमीम साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं। और मैं समझता हूं कि आप वक्त दे तो फिर कभी क्लास कर सकते हैं, इस पे एक सेशन कर सकते हैं शमीम। एक सेपरेट सेशन कर लेंगे इस पे, तो हाउ टू राइट एन आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा रहा सेशन। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू ऑल द 3 पैनलिस्ट फ्रॉम आवर साइड, शादान ज़ेब खान साहब, डॉक्टर वसीम और शमीम अनवर साहब है ही, जो मेरे गुजारिश पे और मेरे रिक्वेस्ट पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए आए। एंड आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम माय साइड for taking this opportunity to enlighten every one of us, and not only those who have shared this platform, those who have not joined this platform for some obvious reason, please go to the YouTube channel which will be sharing link। जाइए concept seekers पे, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे शमीम साहब के, और जो भी मैंने सेशन किया उसको देखिए, फिर से एक बार सुनिए, और आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो आपने लाइव में नहीं समझा होगा, तो सुनने के बाद आपको जरूर आप उसको गौर फिक्र करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। विद दिस I want to thank all the participants, all the audience and the panelists for being with us, for being with the Mind Sparkle series. It's really sparking. Thank you, Shamim. Thank you, Shadan. And thank you, Dr. Wasim. Next, we will meet again. Thank you. Thank you.